Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तंत्रिका तंत्र बेसिकली तंत्रिका कोशिकाओं का एक ऐसा समन्वय होता है, ऐसा समुच्चय होता है जो ये काम करता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आप क्या करें, हमारी बातों को सुन रहे हैं, फिर उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करें। मतलब क्या कि अभी हमारी बातों को सुन करके आपके मन में कोई एक प्रश्न जनरेट हो जाए, कोई एक प्रश्न उत्पन्न हो जाए। अब क्या करोगे कि आप उस प्रश्न को दोबारा हमसे क्या पूछोगे। मतलब क्या हम एक तरीके से ये कहें कि जो बात हमने बोली है, आपने उसका दोबारा हमें रिएक्ट किया, दोबारा हमने क्या किया, उसका रिएक्शन दिया, या फिर आपने हमसे क्वेश्चन किया, हमने क्या किया, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया। मतलब आप बात क्या समझना है ये कि तंत्रिका तंत्र काम क्या करवाती है, एक तरह से कन्वर्सेशन का कार्य, समन्वय का कार्य, या फिर सूचनाओं को प्रति उत्तर में बदलने का काम करती है। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, कोई फिगर देख रहे हैं, कोई सीनरी देख रहे हैं, तो उस सीनरी को जैसे ही हम देखते हैं तो ऐसे हमारे मन में एक मतलब बड़ा सुंदर विचार आता है कि मतलब ऐसे ये सीनरी ऐसी है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है, इसमें ये गलती है, इसमें ये चीज होता है। मतलब उस सीनरी को देख करके हमारे मन में ये जो रिएक्शन उसके प्रति आ रहे हैं, वो सभी रिएक्शन जो जनरेट हो रही हैं वो कहाँ पर जनरेट होती है, तो तंत्रिका तंत्र में जनरेट होती है। क्या समझे, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र में जो जनरेट हो रही है वो तंत्रिका तंत्र हमारा एक तरीके से कहें तंत्रिका कोशिकाओं का एक बृहद समन्वय होता है। क्या समझे आप, तंत्रिका तो कोशिकाओं का बृहद समन्वय ही तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब तंत्रिका तंत्र में क्या वही बातें हैं कि किसी भी फिगर्स को देख करके, किसी भी मतलब प्रश्न को सुन करके उसका प्रत्युत्तर देना, उस पर रिएक्शन देना, वही क्या है, हमारा तंत्रिका तंत्र का काम है। ठीक है, ये अब ये तंत्रिका तंत्र को बृहद रूप से समझने के लिए इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम इसे माइंड ब्रेन कहते हैं और दूसरे पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मस्तिष्क है, इसका पहला मुख्य पार्ट क्या है, मस्तिष्क है। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है मेरु रज्जु, जिसको कहते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु दो पार्ट में इसे हम समझते हैं। तंत्रिका तंत्र को पूरी तरीके से समझेंगे दो पार्ट में, एक मस्तिष्क समझेंगे और फिर दूसरा मेरु रज्जु। अब सबसे पहला भाग क्या है, इसमें मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क के बारे में हम बात करते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है। हमने क्या बताया, सीनरी को आपने देखा, सीनरी कैसी है कैसी नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में वहां पर आपके मन में क्या एक रिएक्शन आया। हम कहेंगे कि वो रिएक्शंस जो जनरेट हुए हमारे कहेंगे मस्तिष्क में जनरेट हुए। अब मस्तिष्क जो है ये इसके कुछ मुख्य बातें हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको देख लेंगे। पॉइंट क्या क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, उसका कलर कैसा होता है, स्त्री में या फिर स्त्रियों में या फिर फीमेल में मस्तिष्क का भार कितना होता है, एक चाइल्ड में मस्तिष्क का भार कितना होता है, मेल में मस्तिष्क का भार कितना होता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि मस्तिष्क में कौन सा ऐसा मिनरल है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद मस्तिष्क किस चीज का बना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क में हमारे पूरे शरीर का कितना प्रतिशत पानी उसमें उपस्थित होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी होती है। फिर उसके बाद हमारे शरीर के सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कहाँ पर पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क का जो फीलिंग्स जनरेट करने वाला पार्ट है वो कौन सा है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चन के जवाब हम अपने आइए इस टॉपिक के माध्यम से लेते हैं। पहला तो ये है कि मस्तिष्क का भार, हम भार से इसको उठाते हैं। भार कितना होता है, भार हम अलग अलग बताएं। सबसे पहली बात, औसत भार कितना होता है। औसत भार हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का औसत जो भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। कितना, 1400 ग्राम। एवरेज वेट है, एवरेज वेट आपने कितना बताया, 1400 ग्राम। अब इसके बाद हम मेल में बात करेंगे। मेल का मतलब
पुरुष में बात करेंगे कि पुरुष का मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो लगभग 1450 ग्राम के आसपास, 1450 ग्राम। फिर इसी तरह से फीमेल में देखेंगे, फीमेल में कितना, तो 1350 ग्राम, ठीक है, 1350 ग्राम। ये तो मेल की बात होगी, फीमेल की बात होगी, लेकिन अगर एक चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में हम देख लेंगे एक बच्चे के छोटे से, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है 1 साल 2 साल का जैसे भी होता है, तो उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हम कहेंगे 300 से लेकर के 400 ग्राम तक होता है। अच्छा, ये सारी बातें कहाँ से निकल के आई, ये सारी बातें निकल के आई, इनको अगर हम देखेंगे तो हम इन सबको मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जितना बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट का 2% भाग मस्तिष्क के वजन का होता है। जैसे मान ले हमने क्या कहा, पहले वो बात लिख लेते हैं, वो बात लिख लेते कि पूरे शरीर के भार का, पूरे शरीर के भार का, शरीर के भार का 2% भाग, 2% भाग, भाग का भार, भाग का भार मस्तिष्क का होता है, ठीक है, भाग का भार मस्तिष्क का होता है। क्या समझे, आपका आपकी बॉडी वेट जितनी है, मान लेते हैं कि अगर आपकी बॉडी वेट 50 केजी है, 50 किलो आपके शरीर का भार है, अब इसको क्या करना है, इसका 2% निकाल दीजिए आप। 2% अगर निकालेंगे तो जो भी निकल के आएगा यहाँ से वो कहेंगे कि ये किलोग्राम में, अभी ग्राम में आएगा 1000 से आपको वहां से गुणा करना पड़ेगा, जो भी निकल के आएगा उतना वेट होगा, कहेंगे कि आपके मस्तिष्क का। तो 50 के 50, 50 दूना 100, यहाँ पर बचा कितना, तो 2/2 हुआ, लेकिन ये तो किलोग्राम में था, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से आप गुणा कीजिए, ये काटा आपने, कितना बचा, 1000 ग्राम। मतलब हम कहेंगे कि आपके मस्तिष्क का जो वजन है वो 1 केजी है ना, कितना, 1 केजी। ये हम कह सकते हैं कि लगभग पूरे शरीर के भार का 2% भार जो होता है वो किसका होता है, वो माइंड का होता है। लेकिन आपको आंसर ये नहीं देना, आपको आंसर हमेशा, मतलब क्वेश्चन यही पूछता है हमेशा औसत भार कितना होता है। औसत भार आपको याद रखना है कि औसत भार लगभग मिला करके 1400 ग्राम होता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अगला पॉइंट ये है कि इसका कलर कैसा होता है, मस्तिष्क का कलर। मस्तिष्क को अगर आपने फिगर में देखा होगा, है ना, बहुत सारे फिगर देखे होंगे अब तक, तो मस्तिष्क का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो गुलाबी रंग का होता है। कैसा, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, अक्सर गुलाबी रंग को हमें देखने को मिलता है। कैसा, गुलाबी रंग। उसके बाद जो मस्तिष्क होती है एक मांसल संरचना होती है। कैसी, मांसल संरचना होती है, मांसल संरचना। मांसल संरचना का मतलब आप समझे कि पूरा का पूरा जो मस्तिष्क है उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, पूरा का पूरा मस्तिष्क का जो मतलब बनावट होती है वो मांसपेशियों का ही बना होता है, ठीक है, मांसपेशियों की बनी एक संरचना होती है, वो क्या कहलाती है, वो मस्तिष्क हम कह देंगे। उसके बाद जो मस्तिष्क होता है हमारा, उसको हम कहेंगे, जैसे पूरा भार तो समझ में हमको आ गया। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई लिखिए यहाँ पर, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई क्या है, हाँ, अब इकाई का मतलब समझेंगे। इकाई का मतलब जैसे हम कहें कि हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है, आप क्या कहोगे, सेल है, कोशिका है। इसी तरह से मस्तिष्क की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है, तो भी कोशिका होगी, लेकिन उस कोशिका का नाम आपको बताना रहेगा। तो कौन सी कोशिका है, न्यूरॉन सेल है, उसका नाम क्या है, न्यूरॉन कोशिका। आप न्यूरॉन कह सकते हो या फिर न्यूरॉन कोशिका कहिए, न्यूरॉन सेल कहिए, है ना, न्यूरॉन सेल। इसी को हिंदी में कहिए तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका। समझे बात को। अगला, अब इसी बात को ये दोहरा करके ऐसे पूछे, सबसे छोटी इकाई नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। कार्यात्मक इकाई मतलब कार्य करने वाली, या फिर संरचनात्मक इकाई कौन सी है, जो संरचना बनाई है, तो भी आपको क्या आंसर देना है, तंत्रिका कोशिका है। क्या,
कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन क्या है, तो तंत्रिका कोशिका कहेंगे या फिर न्यूरॉन सेल कहेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में। अगला ये है कि मस्तिष्क का जो एक टैग लाइन दी गई है मस्तिष्क को, वो क्या है, कंट्रोल रूम कहते हैं। क्या, कंट्रोल रूम। भाई जैसे कि कोई ऑफिस है, कोई दफ्तर है, वो दफ्तर बहुत बड़ा सा होता है, उसमें एक ऑफिस मतलब एक डिपार्टमेंट ऐसे समझिए, डिपार्टमेंट में एक ऑफिस होती है, उस ऑफिस में कुछ मैनेजर्स लोग बैठते हैं और वही उस पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं। मतलब कहेंगे कि एक उनका कंट्रोल रूम होता है उस डिपार्टमेंट का। ऐसे ही हमारी बॉडी भी है, इस बॉडी को चलाने के लिए एक ड्राइवर है, और वो ड्राइवर कौन है, वो ड्राइवर है माइंड। तो माइंड के लिए एक टैग लाइन है, उसका नाम क्या है, उसको कंट्रोल रूम कहा गया। ठीक है, तो लिखिए इट इज द कंट्रोल रूम ऑफ द बॉडी। यहाँ पर आप पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी। ठीक है, इट इज द कंट्रोल रूम। आप समझ जाएंगे कि कहेंगे एक नियंत्रक कक्ष। नियंत्रक कक्ष किसको कहेंगे, सो मस्तिष्क को। उसके बाद अगली बात ये है कि मस्तिष्क का जो कहेंगे ये पॉइंट ले लेते हैं। मस्तिष्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी बताई हमने, न्यूरॉन बताई, न्यूरॉन बताई। अब न्यूरॉन से संबंधित क्या क्वेश्चन बनाएगा कि न्यूरॉन ऐसी कोशिका है जो हमारे पूरे शरीर की, मानव के शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, या फिर कहाँ पर पाई जाती है, उसका नाम बताइए। तो न्यूरॉन जो है, ये लिखिए यहाँ पर आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी, अब यहाँ पर सबसे लंबी भी है, सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी कोशिका भी है, सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी कोशिका भी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सो न्यूरॉन है। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि माइंड के अध्ययन को, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखिए, मस्तिष्क के अध्ययन को, मस्तिष्क के, आज यही आपको बेसिक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, मस्तिष्क के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन से समझते हैं। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या, न्यूरॉन, और फिर न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। अब न्यूरॉन जब मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका मतलब हम कहेंगे भाई न्यूरॉन, बहुत सारी न्यूरॉन से मिलकर के मस्तिष्क बना होगा, इसका मतलब मस्तिष्क का अध्ययन भी न्यूरोलॉजी ही कहलाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी। अब ये तो न्यूरोलॉजी हो गई, इसका अध्ययन। लेकिन अगर माइंड में आपकी कहीं कोई खराबी आ जाती है, या फिर कहेंगे कि बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, या पागल कुछ किस्म के लोग देखे होंगे, तो अगर ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो व्यक्ति अगर दवा लेने जाते हैं, कहीं किसी डॉक्टर से अपनी सलाह लेने जाते हैं, तो वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या वो सिलोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा या फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा, नहीं, किस डॉक्टर के पास जाएगा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। वो डॉक्टर कौन सा होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा। कौन सा डॉक्टर होगा, जिसको मस्तिष्क के बारे में जानकारी हो, मस्तिष्क का डॉक्टर हो, उसको क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर लिखिए, मस्तिष्क के डॉक्टर को, मस्तिष्क के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो यहीं पर लिखिए न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क के डॉक्टर को न्यूरोलॉजी। फिर न्यूरॉन के अध्ययन को क्या कहेंगे, फिर भी न्यूरोलॉजी ही कहेंगे। मस्तिष्क के अध्ययन को फिर भी न्यूरोलॉजी। अच्छा, एक बात यहाँ पर मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपसे पूछ लेता है कि स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ तक तो बात सही है कि मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिर भी न्यूरोलॉजी ही कहेंगे। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, स्टडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। और फिर स्पाइनल कॉर्ड के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, अध्ययन को क्या, न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो इतनी बात आपको है। अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो मस्तिष्क है वो कितने समय तक जीवित रहता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन बना सकता है कि एक डेड बॉडी में मस्तिष्क का कितना टाइम होगा वो जीवित रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लगभग 7 मिनट तक, लगभग 7 मिनट तक मानव का मस्तिष्क काम करता रहता है, अपनी उसी मतलब जिस तरीके से वो काम करता है उसी तरीके से वो काम करता है। लेकिन कितने मिनट तक, 7 मिनट तक। मतलब अगर कोई व्यक्ति मर चुका, अभी मरा है, तो उसका मस्तिष्क जो है 7 मिनट के बाद काम करना बंद करेगा, मतलब 7 मिनट तक वो काम करता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क में या फिर ब्रेन में कितने विचार समा सकते हैं। क्या हमारी जो एक कैपेसिटी जैसे हमारे मोबाइल में होती है, मोबाइल में तो स्टोरेज बना होता है कि मान लेते हैं 35 GB या फिर 60 GB, ये GB करके आता है, गीगाबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, फिर इसके बाद टेराबाइट। तो ये टेराबाइट और गीगाबाइट का संबंध भी क्या हमारे मस्तिष्क से ही, क्योंकि जितने भी चीज़ें हमारे जितने भी फैक्ट हम याद करते हैं वो सब कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। तो ऐसा क्या कभी हुआ है कि कभी हमारे माइंड की मेमोरी फुल हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता। हमारी माइंड की जो मेमोरी है वो असीमित है, कितने भी फैक्ट आप उसमें डाल सकते हैं, वो कभी फुल होने वाले नहीं है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मेमोरी फुल है, अब इसमें और नहीं जा सकता, अब आपको कचरे को डिलीट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अगला पॉइंट ये है कि एक बार में या फिर एक दिन में मानव के मस्तिष्क में कितने विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिए, लगभग 70,000 विचार, 70,000 विचार मानव के मस्तिष्क में एक दिन में उत्पन्न हो सकते हैं। कितने? एक दिन में, एक दिन में लगभग 70,000 विचार मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट यही है कि मानव के मस्तिष्क की मेमोरी कभी फुल नहीं होती। आप ये भी लिख लीजिए, मानव के मस्तिष्क की मेमोरी कभी फुल नहीं होती। अगला पॉइंट ये है कि अगर एक क्वेश्चन हमें बार बार ये कंफ्यूज करता है कि एक नॉर्मल मनुष्य अपने माइंड का कितना प्रतिशत यूज कर पाता है। एक नॉर्मल मनुष्य अपने माइंड का कितना प्रतिशत यूज कर पाता है, तो इसको भी देख लीजिए। लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि IAS या फिर उससे भी ज़्यादा माइंड रखने वाले लोग अपने मस्तिष्क का केवल और केवल 4%, अपने मस्तिष्क का केवल और केवल 4% ही यूज कर पाते हैं। कितना? 4% भाग ही यूज कर पाते हैं। ठीक है, क्या समझे? 4% भाग ही यूज कर पाते हैं। अब ऐसे ही एक वैज्ञानिक हैं, क्या नाम उनका, आइंस्टीन। कहा है कि आइंस्टीन ने अपने मस्तिष्क का कितना 4.5% यूज किया था। कितना? सोचो, अपने मस्तिष्क का केवल 4.5 भाग ही यूज किया था और उसमें वो साइंटिस्ट बन गए थे। अगर आप 4% यूज कर लेते हैं तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आपका निकल जाएगा। बस केवल बात है फोकस करने की, ध्यान देने की। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि मानव के मस्तिष्क में कितने थॉट एक दिन में आ सकते हैं, तो वो चीजें आपने लिखी। अगला पॉइंट ये है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो, उस मस्तिष्क में ऐसा कौन सा मिनरल है, मिनरल मतलब खनिज पदार्थ जो पाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखिए, मानव मस्तिष्क में जो खनिज पदार्थ पाया जाता है उस खनिज पदार्थ का नाम है सोडियम। खनिज पदार्थ क्या है? सोडियम। खनिज पदार्थ क्या है? सोडियम। अब सोडियम के बारे में केमिस्ट्री की बात है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। सोडियम के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लेते हैं कि मानव के मस्तिष्क का खनिज पदार्थ क्या, आपने बता दिया सोडियम। ये चीज इसने नहीं पूछा, एग्जाम ने ये नहीं पूछा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना पूछा, तो आपको तो पता नहीं रहेगा, 11 होता है। फिर उसके बाद सोडियम को किस ग्रुप में रखा गया है या फिर कहेगा कि किस पीरियड में रखा गया, तो ये चीज़ें अभी आपको बतानी रहेगी। अब ये बात है केमिस्ट्री की, तो अगर इसे जानना है तो आप
टेबल उठाइए, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। फिर भी सोडियम को जो रखा गया है वो हम कहेंगे क्षारीय धातु में रखा गया। किसमें? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। और फिर किस समूह में रखा गया? तो समूह नंबर 1 में रखा गया। किस वर्ग में रखा गया? 1 में रखा गया। अब आप पीरियोडिक टेबल उठा करके देखेंगे तो ज्यादा जानकारी वहां से मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी ये चीज उसका एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज वहीं से हो जाएगी। तो कौन सा मिनरल पाया जाता है वो हमने बताया, सोडियम पाया जाता है। फिर उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में, ब्रेन में, हमारे ब्रेन में लगभग 75% जल पाया जाता है। 75% भाग, ऐसा कहिए आप कि मानव के मस्तिष्क का लगभग 75% भाग जल से ही बना है। क्या बताओगे? कि मानव के मस्तिष्क का लगभग 75% भाग किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ। ठीक है, मानव के मस्तिष्क का लगभग 75% भाग किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ। उसके बाद अगला ये है कि मानव के मस्तिष्क को, जिसको हम कंट्रोल रूम कहते हैं, जब भाई वो कंट्रोल रूम, ऐसा सोचिए कि अगर वो कंट्रोल रूम है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती होगी। भाई जो पूरी डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो अन्य सभी की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करता होगा। अगर वो ज्यादा मेहनत करता है तो उससे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी की जब आवश्यकता होगी तो इसका मतलब ये है एनर्जी तभी ज्यादा मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लिया जाएगा बाहर से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी मतलब जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं में से माइंड को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर के किस भाग को होती है? तो आपको बताना रहेगा माइंड को। तो यहाँ पर अगला लिखिए ब्रेन को या फिर माइंड को। ब्रेन को सबसे ज्यादा यहाँ पर लिखिए सबसे ज्यादा एनर्जी, ऐसा लिखिए, चाहे एनर्जी की अथवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एनर्जी की अथवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाँ, ब्रेन को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। अब ये ऑक्सीजन कितने प्रतिशत भाग में यूज करता है माइंड, ये बात आपसे पूछेगा। तो आप बताइएगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन 20% होनी चाहिए, 20% मिलनी चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना भाग ये यूज करता है? पूरे शरीर का 20% भाग केवल और केवल ऑक्सीजन का कौन यूज करता है? ब्रेन यूज करता है। कौन यूज करेगा? ब्रेन। पूरे शरीर के ऑक्सीजन का 20% भाग कौन यूज करता है? तो ब्रेन यूज करता है। अच्छा, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि जैसे 20% भाग ऑक्सीजन केवल और केवल ब्रेन यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी माइंड में ही बनती होगी। तो आप ये कहोगे, अगर आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर बनती है, फिर भी आप बताओगे ब्रेन में बनती है। लेकिन अगला पॉइंट ये है कि हमारे मस्तिष्क में ये ऑक्सीजन की आवश्यकता तो ज्यादा होती है, लेकिन रीजनरेशन की पावर बहुत ही कम होती है। किसकी? रीजनरेशन की पावर। रीजनरेशन की मतलब पुनरुत्भवन की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, पुनरुत्भवन के मतलब ये समझिए, जैसे आपने ये देखा है, छिपकली को देखा, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वही पूंछ दोबारा निकल आती है। फिर उसके बाद आपने पेड़ को देखा होगा, पेड़ की टहनी को अगर काट दिया जाए तो उसके बगल से फिर बाद में नए मतलब टहनियां बहुत सारी निकल जाती हैं। तो उसको कहते हैं पुनरुत्भवन, मतलब पुनः निर्माण हो जाना। लेकिन मस्तिष्क के किसी पार्ट को अगर काट दिया जाता है अगर, और फिर आप ये समझिए कि ये पार्ट दोबारा बन जाएगा, तो नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो अगला पॉइंट आपसे यही पूछेगा कि मानव शरीर के किस भाग में रीजनरेशन की पावर बहुत ही कम होती है? तो आप लिखिए मस्तिष्क में, ब्रेन में रीजनरेशन की पावर बहुत ही कम होती है। रीजनरेशन की क्षमता
बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं ये हमारी उंगलियां हैं। अब इस उंगली में अगर नाखून कटा तो देखो नाखून दोबारा निकल आता है। फिर उसके बाद इस उंगली में कहीं चोट लग जाती है और थोड़ी सी यहाँ से मांस कट करके निकल जाती है, तो कुछ दिन बाद मतलब मलहम पट्टी करने के बाद कुछ दिन बाद देखेंगे कि ये घाव मतलब भर जाता है पूरी तरीके से। जैसे हमारी उंगली पहले थी वैसे बाद में हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर माइंड का जो भी भाग है, अगर यहाँ से थोड़ी सी भी मांस हट जाती है, मांस हमारे ब्रेन की थोड़ी सी भी मांस यहाँ से हटा दी जाती है, तो वो मांस दोबारा वहाँ पर बननी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर रिजनरेशन पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। अब भैया पुनरुद्भवन की क्षमता क्यों नहीं होती है? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इनकी सेल्स के पास सेंट्रोसोम्स नहीं होते। सेंट्रोसोम का मतलब ये है कि इनकी सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत ही कम होती है। अब सेल डिवीजन की प्रोसेस तो आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए, वहाँ पढ़ा है सेल डिवीजन की प्रोसेस का। सेल डिवीजन का मतलब ये है कि अगर नई सेल बनेगी ही नहीं तो वो घाव कैसे भरेगा। जैसे हमारे इस भाग, उंगली की इस भाग में चोट लगी थी, अगर यहाँ पर नई सेल्स नहीं बनती तो ये घाव कैसे बनता। तो वही है कि अगर ब्रेन के इस ब्रेन वाले जितनी भी सेल्स हैं उनमें सेल डिवीजन की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि ये घाव भर जाएगा? नहीं भरेगा, तो इसका मतलब है रिजनरेशन की पावर नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपसे रीजन पूछ रहा है कि रिजनरेशन की पावर क्यों नहीं होती है, तो आप बताइए कि इनमें सेल डिवीजन की क्षमता बहुत कम होती है। सेल डिवीजन की क्षमता बहुत कम होती है, क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब सेल डिवीजन की क्षमता बहुत कम होती है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या यही है कि रिजनरेशन की पावर बहुत कम होगी? जाहिर सी बात है। अच्छा, बात यह है कि ये सेल डिवीजन की क्षमता कम क्यों होती है? सेल डिवीजन करवाता कौन है? तो हमने बताया था पिछले लेक्चरों में, सेल डिवीजन कौन करवाता है? तो सेल में ही उपस्थित एक क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, तो सेल में हमारे दो पोल्स होते हैं। ठीक, ये पोल, इन्हीं पोल से क्या निकलते रहते हैं? फाइबर्स निकलते रहते हैं, जिनको स्पेंडल कहा जाता है, स्पेंडल फाइबर्स कहा जाता है। लेकिन इन पोल को क्या कहा जाता है? इन पोल को सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। अब यही जो सेंट्रोसोम है भैया, यही सेंट्रोसोम क्या करवाते हैं? सेल डिवीजन की प्रोसेस करवाते हैं। तो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस जब सेंट्रोसोम करवाते हैं, तो इसका मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस जब ब्रेन के सेल्स में बहुत कम होती है, तो इसका मतलब ये भी है कि सेंट्रोसोम भी बहुत कम होते होंगे। जैसी बात है। तो अगला पॉइंट ये लिखिए कि न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रोसोम बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कभी कभी ये भी क्वेश्चन इसी के विरोध में उठाया जा सकता है। जैसे इसी के विरोध में उठाया जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। किसी को क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क का फोड़ा जिसको कहते हैं, या फिर मस्तिष्क में कैंसर हो जाना भी कहते हैं। अब जरा सोचो, जब मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है, तो वो फोड़ा बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही है, तभी वो फोड़ा बड़ा हो रहा है, अन्यथा नहीं होता। जरा सी बात, अब इसी को यहाँ पर अप्लाई कीजिए कि अभी तो हमने बताया कि रीजनरेशन की पावर बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, या बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। फिर न्यूरॉन सेल्स में जो सेंट्रोसोम होती है वो उपस्थिति ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रोसोम बहुत कम पाया जाता है। हाँ, अब अगला पॉइंट हम ये बता रहे थे कि न्यूरॉन सेल्स को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो न्यूरॉन सेल्स को न्यूरॉन सेल ही कहेंगे, क्या? न्यूरॉन सेल में। और दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूरॉन ग्लियोल सेल कहा जाता है। क्या? न्यूरॉन ग्लियोल सेल।
ग्लियोल सेल। अब देखिए कभी कभी जब ट्यूमर हो जाता है तो ट्यूमर बढ़ता रहता है, उसमें क्या होता है कि ये दो तरह की सेलें हमारे माइंड में पाई जाती है, एक न्यूरॉन सेल होती है, एक न्यूरॉन ग्लियोल सेल होती है, जिसमें सबसे बड़ी सेल ये होती है न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल के पास भैया सेंट्रोसोम होते नहीं, यहाँ पर इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है, इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन इनके पास जो होता है, इनके पास सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? इनके पास सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक काय, तारक काय होता है। लेकिन बात यह है कि जो ग्लियोल सेल होती है ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 10% होती है, जबकि न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं वो 90% होती है। अब जरा देखो कि सबसे अधिक भाग के पास तो सेंट्रोसोम तारक काय है ही नहीं, तो इसका मतलब रीजनरेशन की पावर नहीं, लेकिन 10% भाग में है, तो यही भाग क्या ट्यूमर निर्धारण या फिर ट्यूमर को बड़ा करने में, मस्तिष्क के कैंसर में भाग लेते हैं यही सेल। ठीक है, न्यूरॉन ग्लियोल सेल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में कि ट्यूमर हो जाता है लेकिन ट्यूमर बढ़ता रहता है, तो ये सारी बात है। अगला बात, एक आध पॉइंट और है मस्तिष्क किससे संबंधित, ये है कि मस्तिष्क कहाँ पर उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट लिखिए, मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर उपस्थित रहता है। कहाँ पर? खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी के अंदर बंद रहता है, खोपड़ी के अंदर बंद नहीं, बंद रहता है, खोपड़ी के अंदर बंद रहता है। अब खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आप इस बात को स्पष्ट करने के लिए आप देखिएगा हमारा वीडियो का लेक्चर, वो है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम देखिएगा, वो वहां से मिल जाएगा। खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, जो कि उसमें कोई जॉइंट नहीं होता, हालांकि थोड़ा जॉइंट होता है, वो आप जॉइंट्स में देख लीजिए कौन सा जॉइंट होता है बताएंगे। अब उसके बाद खोपड़ी के अंदर स्थित रहता है, लेकिन खोपड़ी के अंदर जब ये माइंड स्थित रहता है तो क्या डायरेक्ट खोपड़ी है, उसके बाद फिर माइंड की ये मांसपेशियां लगे नहीं, उनके बीच में झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये खोपड़ी है। ठीक है, अब इस खोपड़ी में यहाँ पर माइंड उपस्थित होता है, ऐसा ये यहाँ पर माइंड उपस्थित होता है, तो ये माइंड 3 प्रकार की सेलों से घिरा रहता है, 3 प्रकार की सेलों से घिरा रहता है, 3 प्रकार की सेलों से घिरा रहता है। अब इन सेलों का नाम है, इन सेलों को मिला करके मेनिंजिस सेल कहा जाता है। कौन सी सेल कहा जाता है? मेनिंजिस सेल। तो आप ये लिखिए, मेनिंजिस, मेनिंजिस आवरण से घिरा रहता है, मेनिंजिस आवरण से मस्तिष्क घिरा रहता है। आवरण का मतलब झिल्ली, जैसे कि हमने देखा था लीवर के चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है, इसी तरह से हमने देखा था कि हमारे जो ये होते हैं क्या नाम, किडनियां होती, उनके भी चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती है, लंग्स होते हैं उनके भी चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं। उसी तरह से माइंड होता है, माइंड के भी चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं, और माइंड के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजिस झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? मेनिंजिस झिल्ली। कभी कभी क्या होता है, मेनिंजिस झिल्ली खराब होने लगती है तो वही ट्यूमर का कारण बन जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने क्या बताया कि मेनिंजिस झिल्ली 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप में ऐसे ही बटी होती है, ऐसे। तो ऊपरी झिल्ली का नाम होता है ड्यूरामीटर, ऊपरी झिल्ली का नाम है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। फिर बीच वाली झिल्ली, मिडिल वाली झिल्ली का नाम है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड। और फिर नीचे वाली झिल्ली का नाम है पायामीटर, पायामीटर। अब इनका सभी अगर अपना अलग अलग काम है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनाता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से रक्षा कौन करती है? मस्तिष्क को बाहरी आघातों से रक्षा कौन सी झिल्ली करती है? पहली तो मेनिंजिस झिल्ली, ये तो मोटे मोटे तौर पर होगी, लेकिन अगर उसके अंदर भी पूछ रहा है और गहराई में, तो आप बताओगे ड्यूरामीटर करता है। ठीक है, कौन सी झिल्ली आघातों से रक्षा करती है? तो ड्यूरामीटर करती है। अब उसके बाद मस्तिष्क में कौन सी झिल्ली ऐसी है जो मतलब ब्लड को प्रवाहित कराती है? और कौन सी झिल्ली है? पायामीटर। पायामीटर क्या काम करती है? वो मस्तिष्क को ब्लड की सेलों से सेलों से जोड़ते रखती है। मतलब पायामीटर में छोटी छोटी ब्लड सेल्स घूमी रहती हैं, छोटी छोटी ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क को रक्त पहुंचाती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। किसमें? तो पायामीटर में। ठीक है,
रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक पॉइंट और ये भी पूछ सकता है कि क्या इन झिल्लियों के मध्य कोई फ्लूइड होता है या फिर ऐसे ही तीनों चिपके रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक फ्लूइड भी होता है जिसका नाम है सेंट्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका नाम क्या है? सेंट्रो नहीं, ऐसे लिखिए, इस क्या नाम? सेरिब्रम, ऐसे सेरिब्रम, सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर पाया जाता है? इन दोनों झिल्लियों की, या फिर कहेंगे ड्यूरामीटर टू एरेक्मीटर, या फिर एरेक्नोइड भी कहेंगे, या फिर एरेक्नोइड के और पायामीटर के मध्य छोटा सा मतलब फ्लूइड की एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम है सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है कि जैसे बाहर से जब आघात पड़ती है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और बाहर की आघात को खुद ही सह जाता है। कहेंगे यही कि अपना दर्द खुद ही छिपा लेता है, दूसरे को नहीं लेना चाहता। कौन? ड्यूरामीटर का काम क्या होता है? मतलब इस फ्लूइड की वजह से बाहर से किसी ने इसको चोट मारा तो इसने ही सही लिया, अपना दर्द इसको नहीं दिया, मतलब मस्तिष्क को नहीं पहुंचाया। अब सोचो अगर ये फ्लूइड नहीं होता तो डायरेक्ट ये दर्द, ये झटका माइंड पर आता और माइंड डाइवर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये फ्लूइड होता है। तो इतनी सारी बातें थी इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज थी हमारे माइंड से रिलेटेड। अब उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे माइंड के पार्ट क्या हैं और उनका काम क्या क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। 4% ना यूज कर पाइए तो 3% कम से कम यूज कीजिए, आपका गोल अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.